सोचिए, आपने केस लड़ा, सारे सबूत दिए, गवाह पेश किए और आप जीतने ही वाले थे कि तभी जज साहब एक लाइन कहते हैं, दिस कोर्ट डज नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू हियर दिस मैटर। यानी ये केस सुनने का अधिकार इस कोर्ट के पास है ही नहीं। आपकी सारी मेहनत, सारा पैसा, सारा वक्त, सब एक झटके में बर्बाद। और ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये कोर्ट रूम की कड़वी सच्चाई है। न्याय की जो पूरी इमारत है ना, वो एक नींव पर टिकी है, जिसे कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। और यहीं पर अच्छे अच्छे लोग सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती कर देते हैं। ये वो पहला दरवाजा है जो अगर गलत चुना तो इंसाफ का रास्ता ही बंद हो जाता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और ये है हमारी नई सीरीज टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। आज का ये बेहद जरूरी टॉपिक ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र, ये सीधे आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट्स के आधार पर लाया गया है। हमें बहुत सारे मैसेजेस मिले कि इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाए। तो चलिए आज इस शब्द को पूरी तरह से खोलते हैं। ज्यूरिसडिक्शन, इसका सीधा साधा मतलब है कोर्ट की शक्ति या कह लें अथॉरिटी। ये वो शक्ति है जिससे कोई कोर्ट किसी केस को सुन सकता है, उस पर फैसला दे सकता है और अपना जजमेंट पास कर सकता है। बिल्कुल, इसे और आसान भाषा में समझें तो ये कोर्ट का दायरा है या उसकी सीमा है। जैसे हर पुलिस स्टेशन का अपना एक इलाका होता है ना, वैसे ही हर कोर्ट का अपना एक दायरा होता है। अगर कोई कोर्ट अपने दायरे से बाहर जाके कोई फैसला सुनाता है तो उस फैसले की कानून की नज़र में कोई कीमत नहीं होती। वो नल एंड वॉइड यानी शुरू से ही अमान्य माना जाता है। तो चलिए हमारे उस बेचारे इंसान के पास वापस चलते हैं जिसका केस खारिज हो गया था। मान लीजिए उसका प्रॉपर्टी का विवाद था। उसकी पहली गलती क्या हो सकती है? सबसे पहला सवाल जो किसी भी केस में उठता है, केस किस इलाके का है? यहीं पर आता है महापहला और सबसे जरूरी प्रकार, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। इसका मतलब है कि एक कोर्ट किस ज्योग्राफिकल एरिया, किस भौगोलिक सीमा के अंदर के केस सुन सकता है। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र और गोवा के मामले सुनेगा और दिल्ली हाई कोर्ट सिर्फ दिल्ली के मामले। लेकिन एक सेकंड, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। अगर दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति मुंबई की किसी कंपनी से ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होता है, तब वो केस कहाँ करेगा? दिल्ली में जहां वो रहता है या मुंबई में जहां कंपनी का हेड ऑफिस है? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए, कानून इसके लिए 3 मुख्य बातें देखता है। पहली, अपराध कहाँ हुआ, जिसे हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। दूसरी, अगर प्रॉपर्टी का विवाद है तो वो प्रॉपर्टी कहाँ पर मौजूद है। और तीसरी, जिस व्यक्ति पर केस किया गया है यानी डिफेंडेंट, वो असल में कहाँ रहता है या काम करता है। इनमें से कोई भी एक चीज अगर उस कोर्ट के दायरे में आ रही है तो केस वहां चल सकता है। तो ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में जहां पीड़ित को नुकसान हुआ यानी दिल्ली में, वहां भी केस हो सकता है। इसको लेकर एक बहुत ही मशहूर केस है जो इस पॉइंट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। हर्षद चिम्मन लाल मोदी वी DLF यूनिवर्सल लिमिटेड 2005। इसमें क्या हुआ था? हाँ, इस केस में एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था जो गुड़गांव, मतलब अब गुरुग्राम, हरियाणा में थी। लेकिन खरीदार ने केस दिल्ली की कोर्ट में फाइल कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि DLF का हेड ऑफिस दिल्ली में था। बहुत लंबी सुनवाई चली, लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ वहीं की कोर्ट सुन सकती है जहां वो प्रॉपर्टी मौजूद है। आप अपनी सुविधा के लिए कहीं भी केस नहीं कर सकते। मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एक बेसिक शर्त है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमारे दोस्त की पहली संभावित गलती ये हो सकती है कि उसकी प्रॉपर्टी थी हरियाणा में और उसने केस फाइल कर दिया दिल्ली में। ओके, मान लेते हैं उसने ये गलती नहीं की, उसने इलाका तो सही चुना। क्या फिर भी उसका केस खारिज हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर उसने दूसरी बड़ी चीज पर ध्यान नहीं दिया, जो है पैसा। और यहीं आता है हमारा दूसरा प्रकार, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, आर्थिक अधिकार क्षेत्र। पेक्यूनरी मतलब पैसों से जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कोर्ट कितनी रकम या वैल्यू तक के केस सुन सकता है। क्या हर कोर्ट किसी भी रकम का केस सुन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कोर्ट की एक मॉनेटरी लिमिट होती है, एक आर्थिक सीमा। और इसे ऐसे समझिए कि ये लिमिट सिर्फ एक नियम नहीं है, ये हमारे कोर्ट सिस्टम के लोड मैनेजमेंट का एक बहुत जरूरी टूल है। सोचिए, अगर 10,000 रुपए का छोटा मोटा विवाद भी सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचने लगे तो करोड़ों के बड़े और जरूरी मामले तो सालों तक अटके रहेंगे। सही बात है। ये एक तरह का फिल्टर है जो ये तय करता है
कि केस की गंभीरता और वैल्यू के हिसाब से उसे सही लेवल के जज के पास भेजा जाए। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे स्कूल में प्राइमरी टीचर और सीनियर टीचर होते हैं। हाँ, ये समझने के लिए अच्छा शुरुआती पॉइंट है। लेकिन इसमें एक फर्क है। स्कूल में आप क्लास प्रमोट होने पर टीचर बदलते हैं, पर कोर्ट में केस की वैल्यू के साथ साथ उसकी कानूनी पेचीदगी भी तय करती है कि वो किस जज के पास जाएगा। आमतौर पर कम वैल्यू के मामले सिविल जज जूनियर डिवीजन सुनते हैं, और जैसे जैसे मामले की वैल्यू बढ़ती है वो सीनियर सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं। और हर राज्य में ये लिमिट्स अलग अलग होती हैं। इस पर भी एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण केस है, किरण सिंह वी चमन पासवान 1954। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या सिद्धांत स्थापित किया था? इस केस में कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जुरिस्डिक्शन की गलती कोई छोटी मोटी प्रक्रियात्मक गलती नहीं है। अगर कोई कोर्ट अपनी आर्थिक सीमा से ज्यादा का केस सुन लेता है और उस पर फैसला दे देता है, तो उसका दिया गया फैसला एक नलिटी होगा, यानी वो शुरू से ही अमान्य माना जाएगा। उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होगी, चाहे केस कितने भी साल क्यों ना चला हो। बाप रे! मतलब हमारे दोस्त ने अगर इलाका सही भी चुना, पर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख थी और उसने केस 20 लाख के लिमिट वाली कोर्ट में डाल दिया, तो भी उसकी पूरी मेहनत बर्बाद। तो 2 फिल्टर हो गए, इलाका और पैसा। क्या कोई तीसरा फिल्टर भी है? हाँ, और ये सबसे लॉजिकल फिल्टर है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, विषय वस्तु अधिकार क्षेत्र। इसका सीधा मतलब है कि कोर्ट किस तरह के केस सुन सकता है। हर डॉक्टर हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकता ना, वैसे ही हर कोर्ट हर तरह का केस नहीं सुन सकता। सबके काम बटे हुए हैं। जैसे अगर पति पत्नी के बीच तलाक या बच्चों की कस्टडी का मामला है, तो वो फैमिली कोर्ट में जाएगा। और अगर किसी ग्राहक को दुकानदार ने खराब सामान बेच दिया है, तो उसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में होगी। बिल्कुल सही। और अगर किसी फैक्ट्री से प्रदूषण फैल रहा है और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी बनाया गया है। यहीं पर एक और जरूरी बात आती है जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सिविल जुरिस्डिक्शन और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का फर्क। हाँ, ये तो कानून की एबीसी है। सिविल जुरिस्डिक्शन का मतलब है नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मामले, जैसे प्रॉपर्टी का झगड़ा, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन, पैसों का लेन देन। सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 9 कहता है कि सिविल कोर्ट्स के पास हर तरह के सिविल मामले सुनने की शक्ति है, जब तक किसी कानून द्वारा उसे रोका ना गया हो। और दूसरी तरफ है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, जिसका मतलब है अपराध से जुड़े मामले, चोरी, डकैती, मर्डर, धोखाधड़ी। इन मामलों की प्रक्रिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के हिसाब से चलती है, और ये क्रिमिनल कोर्ट्स जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट या सेशंस कोर्ट में सुने जाते हैं। एक सिविल कोर्ट किसी पर मर्डर का ट्रायल नहीं चला सकता। तो अब तक हमने 3 बेसिक फिल्टर समझ लिए, टेरिटोरियल, पेक्यूनियरी और सब्जेक्ट मैटर। मान लेते हैं हमारे दोस्त ने इन तीनों को पार कर लिया। उसने सही इलाके में सही वैल्यू के साथ सही तरह की कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट के लेवल की बात करते हैं। केस शुरू कहाँ होगा और अपील कहाँ होगी? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर आता है हमारा चौथा प्रकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल अधिकार क्षेत्र। ओरिजिनल शब्द बना है ओरिजिन से, जिसका मतलब है शुरुआत। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई केस पहली बार मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में सीधे किसी कोर्ट में फाइल होता है, तो उसे उस कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं? एकदम सही पकड़ा। जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट में कोई नया केस फाइल करते हैं, तो हम उस कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ज्यादातर मामलों की शुरुआत निचले अदालतों से ही होती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है? हाँ, मैंने पढ़ा है, संविधान के आर्टिकल 131 के तहत। लेकिन वो आम मामलों के लिए नहीं है, है ना? नहीं, वो बहुत खास मामलों के लिए है। जब केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई बड़ा विवाद हो, या दो से ज्यादा राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो, जैसे नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर, तो वो केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में शुरू होता है, किसी निचली अदालत में नहीं। ये उसकी एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, तो केस शुरू हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। निचली अदालत ने फैसला भी सुना दिया, पर मान लीजिए कोई उस फैसले से खुश नहीं है, उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तब क्या? तब आप अपील करेंगे, और यहीं से शुरू होता है हमारा पांचवा प्रकार, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय अधिकार क्षेत्र। जब कोई ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील को सुनती है, तो उसे उस ऊपरी अदालत का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं।
ये हमारे न्याय सिस्टम का एक बहुत जरूरी सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व मतलब ये एक तरह से फैसले को दोबारा चेक करवाने का मौका है। ये सुनिश्चित करता है कि अगर निचली अदालत से कोई गलती हो भी गई तो उसे ऊपरी अदालत में सुधारा जा सके, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में होती है। बिल्कुल, और हाई कोर्ट के कुछ फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसको याद रखने के लिए एक मेमोरी लॉक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिनल मतलब केस का पहला चैप्टर, जहां से कहानी शुरू हुई। अपेलेट मतलब उस चैप्टर का रिव्यू जहां कहानी को चुनौती दी गई, और एक सीनियर एडिटर यानी ऊपरी अदालत उसे दोबारा जांच रहा है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है याद रखने का। ओरिजिनल इज द फर्स्ट ड्राफ्ट, अपेलेट इज द फाइनल एडिट। अब जरा ऊंची अदालतों की कुछ और खास शक्तियों की बात करते हैं जो उन्हें निचली अदालतों पर कंट्रोल देती हैं। ये थोड़ी जटिल है लेकिन बहुत पावरफुल है। इसमें सबसे पहले आता है रिविजनल एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, पुनरीक्षण और पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। चलिए पहले रिविजनल जुरिस्डिक्शन को समझते हैं। रिविजन का मतलब है दोबारा देखना। तो क्या इसका मतलब है कि हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को रिवाइज कर सकती है? लगभग वैसा ही। रिविजनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट की वो शक्ति जिससे वो अपने नीचे की किसी भी अदालत के रिकॉर्ड्स मंगवाकर ये चेक कर सकती है कि कहीं उस अदालत ने अपने जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल गलत तरीके से तो नहीं किया, या कोई ऐसी बड़ी कानूनी गलती तो नहीं कर दी जिससे अन्याय हुआ हो। ये अपील की तरह पूरे केस को दोबारा सुनना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का लीगल क्वालिटी चेक है। ये देखना कि प्रक्रिया सही थी या नहीं। ओके, तो ये एक तरह का स्पॉट चेक है। लेकिन फिर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है? ये इससे अलग कैसे है? सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो संविधान के आर्टिकल 227 के तहत हर हाईकोर्ट को मिली है, वो तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी पावर है। ये हाईकोर्ट की बिग बॉस वाली पावर है। इससे हाईकोर्ट अपने राज्य की सभी अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के कामकाज पर नजर रखती है ताकि सब कुछ सही ढंग से कानून के दायरे में चले। ये सिर्फ गलती सुधारना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना है। अगर कोई निचली अदालत बेवजह केस को सालों तक लटका रही है, तो हाईकोर्ट आर्टिकल 227 में उसे केस जल्दी निपटाने का आदेश भी दे सकता है। वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी शक्ति है। और अब आते हैं उस शक्ति पर जो सीधे सीधे हम जैसे आम नागरिकों से जुड़ी है, लोकतंत्र का सुरक्षा कवच। हमारा 7वां और आखिरी प्रकार, रिट जुरिस्डिक्शन। ये रिट अधिकार क्षेत्र, ये भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया एक ब्रह्मास्त्र है। जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, जैसे जीने का अधिकार, बोलने की आज़ादी, तो वो व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत का दरवाजा खटखटा सकता है। और फिर कोर्ट उन अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ विशेष तरह के आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट्स कहते हैं। ये कुल 5 तरह की होती हैं, है ना? क्या हम उन्हें एक एक करके आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर, ये जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है। पहली है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी। अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखती है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके पुलिस को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत कोर्ट के सामने पेश करो। अच्छा, और दूसरी है मैंडेमस यानी वी कमांड। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा, जैसे पासपोर्ट ऑफिसर बिना वजह पासपोर्ट नहीं बना रहा, तो कोर्ट उसे अपना काम करने का आदेश दे सकता है। ओके, और तीसरी है सर्शोरारी यानी टू बी सर्टिफाइड। अगर किसी निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला दे दिया है, तो ऊपरी अदालत इस रिट से उस फैसले को रद्द कर सकती है। चौथी है प्रोहिबिशन। ये तो सर्शोरारी जैसी लग रही है। हाँ, पर यह फैसला आने से पहले ही निचली अदालत को गलत कार्रवाई करने से रोक देती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और पांचवी है को वारंटो यानी बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठ गया है, तो कोर्ट इस रिट से पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं। ये तो सच में बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं। तो कुल मिलाके जुरिस्डिक्शन सिर्फ वकीलों और जजों के लिए बना एक जटिल शब्द नहीं है। ये तो न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये सुनिश्चित करता है कि सही केस सही कोर्ट के पास जाए और न्याय की प्रक्रिया व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से चले। बिल्कुल। अगर आज जुरिस्डिक्शन का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो समझिए किसी भी केस की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी पार हो गई। याद रखिए, अगर जुरिस्डिक्शन की नींव ही गलत हो, तो उस पर बनी पूरी कानूनी इमारत ढह जाती है, चाहे आपके पास कितने ही मजबूत सबूत क्यों ना हो।
कोर्ट रूम में ये सबसे पहला और सबसे जरूरी हथियार है। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने समझा कि एक केस के लिए एक ही सही कोर्ट होता है, पर सोचिए, जैसा हमने ऑनलाइन फ्रॉड के केस में डिस्कस किया था, अगर किसी एक मामले में दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्यों की अदालतों का जुरिस्डिक्शन बन रहा हो, तो क्या ये एक आम इंसान के लिए न्याय पाना आसान बनाता है या फिर उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल देता है कि मैं आखिर जाऊं कहाँ? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगला कौन सा टॉपिक आप इस सीरीज में देखना चाहते हैं, ये बताना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सीरीज है ही आपकी। सुनने के लिए धन्यवाद। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।